2 फरवरी के द हिंदू एडिटोरियल एंड न्यूज एनालिसिस का ज़्यादातर हिस्सा केंद्रीय बजट 2018 पर है। इस वीडियो को आप बजट एनालिसिस भी समझ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बजट को लेकर एक नया नज़रिया देखने को मिलेगा। एडिटोरियल के अगले पेज पर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल भी है ब्राज़ील को लेकर, जिसमें कहा गया है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के ओवर एक्टिव होने की वजह से राजनीतिक अस्थिरता आ गई है और आर्थिक हालात भी वहाँ चिंताजनक हो गई है। तो नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर दिन नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है कि द हिंदू एनालिसिस का पीडीएफ नोट्स आप पा सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप पर सरकारी जॉब न्यूज़ ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। द हिंदू एडिटोरियल का 3 आर्टिकल केंद्रीय बजट पर है। आर्टिकल में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि इकोनॉमी को वो पटरी पर ले आई है, लेकिन हालत बहुत गंभीर है। तो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का टोटल बजट जो है वो 24,42,213 करोड़ रुपए का है। तो ये ग्राफ देखिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किसको कितना अलॉट हुआ है। बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा लोन के इंटरेस्ट को चुकाने में लगाया गया है, मतलब 5,75,000 करोड़ रुपए। ये लोन इंडिया ने लंबे समय से लिए हुए हैं और लगातार लोन लेते जा रहा है इंडिया। इसके बाद डिफेंस पर खर्च है जो 2,82,000 करोड़ रुपए का है। रक्षा बजट में 7.81% की बढ़ोतरी की गई है। बजट में तीसरा स्थान फूड सब्सिडी का है। देखिए, बजट भाषण के दौरान एक तरफ तो किसानों की बहुत चिंता की गई, लेकिन एग्रीकल्चर का जो बजट है उसमें मात्र 2.61% ही बढ़ाया गया है। एजुकेशन की बात करते हैं, जो देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने का सबसे बड़ा जरिया है। वहाँ बजट ग्रोथ पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में कम है। हेल्थ सेक्टर की भी यही हालत है। बजट ग्रोथ 2.4% से घटकर 2.24% पर आ गया है। यह भी ऐलान किया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाया जाएगा, जबकि इसके लिए बजट में बहुत ज़्यादा रकम का प्रावधान नहीं है। इसे आगे देखेंगे। हेल्थ और एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी ताकि देश की तरक्की बेहतरीन ढंग से हो सके। तो वीडियो को पॉज करके आप इन सारे आंकड़ों को देख सकते हैं। एक और बात कि मनरेगा, रूरल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में बजट को कम कर दिया गया है। तो जो बजट पेश हुआ है उससे नहीं लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 8% का ग्रोथ रेट जो है वो हासिल हो सकेगा। इन्फ्लेशन जो है 5% की स्पीड से चल रहा है। अच्छा, बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जनता को बहुत कुछ दे दिया गया है, लेकिन बजट में इसके लिए रकम एलोकेट नहीं किया गया है। तो किसानों को जो 1.5 गुना एमएसपी देने की बात है, उस काम को नीति आयोग के जिम्मे छोड़ दिया गया है और इसके लिए रकम कहाँ से आएगी, कैसे होगा, ये इसका कुछ पता नहीं है। यह तो पहले से तय हो जाना चाहिए था। एक ये बात यहाँ आपको जानने की ज़रूरत है कि 6% किसानों को ही कुछ खास फसलों के लिए एमएसपी मिल पाता है और कृषि उपज की जो लागत है उसका अनुमान भी बहुत कम लगाया जाता है। बजट में 3 करोड़ परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन, 4 करोड़ परिवारों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 2 करोड़ नए टॉयलेट, लघु सिंचाई की परियोजनाओं को लेकर प्रावधान है और इस काम में 14.3 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है। लेकिन बजट में प्रोविजन कितना है, तो केवल 2.25 लाख करोड़ रुपए। तो मान लिया गया है कि बाकी जो रकम है यानी 11.98 लाख करोड़ रुपए वो जो एक्स्ट्रा बजटरी प्रोविजन से लाया जाएगा। अब सवाल है कि ये रकम कहाँ से आएगी। माइनॉरिटी, गर्ल्स, चिल्ड्रंस के लिए 16,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जबकि ज़रूरत यहाँ पर 1.38 लाख करोड़ रुपए की है। एक अच्छा काम किया गया है कि सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं कटेगा। पहले यह लिमिट 10,000 रुपए थी। एक स्कीम लॉन्च करने की बात है, आयुष्मान भारत। इसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बताया जा रहा है। तो इसके तहत 10 करोड़ पुअर फैमिली को 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा। यह बड़ी योजना है, लेकिन बजट एलोकेशन जो है वो मात्र 2,000 करोड़ रुपए का है। अब सवाल है कि बाकी रकम कहाँ से आएगी। हालांकि वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी ने पत्रकारों से कहा कि इसके लिए राज्यों को भी हिस्सेदार बनाया जाएगा, मतलब राज्यों पर भी इसका 40% हिस्सा खर्च करने का दबाव डाला जा सकता है। तो लेखक कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेसिक हेल्थ केयर जो सरकारी अस्पताल के द्वारा होना चाहिए था, लेकिन अब वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने का एक
प्रयास किया जा रहा है। और ये जो है ये अमेरिकी मॉडल है जिसमें इंश्योरेंस से इलाज होता है, जैसे आपने सुना होगा ओबामा केयर के बारे में। तो जबकि कैनेडियन जो सिस्टम है उसमें सारी व्यवस्था सरकारी होती है, उसमें सरकारी अस्पताल में इलाज होता है। जहाँ तक वित्तीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट की बात है, तो 2017-18 का जो बजट पेश हुआ था उसमें ये बात थी कि 3.2% रहेगा वित्तीय घाटा, और उसमें यह अनुमान लगाया गया था कि 2018-19 में वित्तीय घाटा जो है 3% तक आ जाएगा। लेकिन अभी जो हालत है उसमें मार्च 2018 तक की वित्तीय घाटा 3.5% रहेगा। अब सरकार कह रही है कि वित्तीय घाटा को 3% तक लगने की जो योजना है वो अब 2020-21 में हो पाएगी। तो बजट में विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट से इनकम को 1 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। पहले जो टारगेट था उससे 27,500 करोड़ रुपए ज़्यादा है। एक पॉजिटिव साइड है कि 2008 से ही जीडीपी का जो अनुमानित ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू यानी इनकम टैक्स और इसके अलावा तमाम टैक्स है वो 10% पे ही रुका हुआ था। वो 2017-18 में जो है बढ़ गया है 11.6% पर आ गया है। अनुमान किया गया है कि ये बढ़कर अगले वित्त बजट में 12.1% हो जाएगा। इसका मतलब है कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से जो टैक्स बेस है वो बढ़ गया है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 14वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके एम गोविंदा राव का। उनका मानना है कि जिस तरह बजट आया है उससे सरकार की विश्वसनीयता संदेह में पड़ गई है। चुनाव का जब समय आता है तो लोक लुभावन बजट बनाने पड़ते हैं, ये परंपरा भी रही है। तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सबसे ज़्यादा समय किसानों की चिंता और चर्चा में लगाया, लेकिन किया कुछ नहीं है। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गरीबों के हेल्थ केयर, सीनियर सिटीजन के हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शिक्षा की काफ़ी बातें की, लेकिन जब हम देखते हैं कि बजट में कितना एलोकेशन किया गया है तो दूसरी ही तस्वीर सामने आती है। तो जो चिंता जताई गई बजट भाषण के दौरान उसके लिए बजट में रकम ही नहीं है, तो इससे सरकार पर विश्वसनीयता का सवाल खड़ा होता है। सेंट्रल स्कीम जो राज्यों में चल रही है उसके लिए जो ग्रांट गवर्नमेंट देती है तो वह 13.8% खर्च बढ़ाया गया है, जो बहुत कम है। फार्म डिजास्टर, शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जो बात की गई है, लेकिन बजट में कुछ खास प्रावधान नहीं दिया गया। जब हम गहराई से देखते हैं बजट को तो इसमें बहुत ज़्यादा वित्तीय घाटा होने का अनुमान लगता है। इकोनॉमिक सर्वे में इस बात की ज़रूरत बताई गई थी कि छोटे आर्थिक क्षेत्र जैसे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग को मदद करने की ज़रूरत है, लेकिन बजट में उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया। तो 2018-19 के बजट के लिए फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटा जो है उसका अनुमान 3.3% रखा गया है, अभी जिसका जिक्र मैंने किया था थोड़ी देर पहले। तो सरकार इसके अलावा 80,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करेगी, तो इसको भी वित्तीय घाटे में शामिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि आप तो एक तरह से जनता से बॉन्ड के द्वारा लोन ले रहे हो, लेकिन इसको वित्तीय घाटे में शामिल नहीं किया गया। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज से जो हिस्सेदारी बेची जा रही है उसे भी नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट मान लिया गया है, तो इसकी वजह से सरकार की विश्वसनीयता पर संकट पैदा हो गया है। तो जो टैक्स पॉलिसी है उसमें एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, छोटे मध्यम उद्योग, सोशल सिक्योरिटी के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई देती है, ऐसा लेखक का कहना है। अच्छा, एक बात और है कि इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया और यह कहा गया है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए किया गया है, लेकिन ये तो बात उल्टी है। एक तरफ विश्व मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी खुद वकालत कर रहे हैं, जैसे कि दावोस में उन्होंने कहा कि संरक्षणवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, तो दूसरी ओर घरेलू संरक्षण देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। इससे कुछ प्रोड्यूसर जरूर प्रसन्न होंगे, लेकिन इससे जो कॉम्पिटिटिवनेस की जो भावना थी वो नहीं बढ़ पाएगी। तो ये था बजट आकलन। अगला आर्टिकल, लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में करप्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अति सक्रियता की वजह से जो वहाँ की राजनीति में अस्थिरता आ गई है उसको लेकर है। तो ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत महंगा पड़ रहा है। तो एक बार ब्राज़ील के मैप पर नज़र डाल लेते हैं। ये लैटिन अमेरिकी देश है और यहाँ ब्राज़ील है। इसके बगल में देखिए बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, ये सारे देश हैं। ब्राज़ील में एक लीडर है लूला डी सिल्वा, वो पूर्व प्रेसिडेंट हैं वहाँ के। शुरू में वह मजदूरों के नेता थे, बाद में बहुत पॉपुलर प्रेसिडेंट हुए और आम लोगों के हित में इतनी सारी योजनाएं लाई कि वो उसकी वजह से पॉपुलर हुए।
तो जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन पर एक सरकारी तेल कंपनी में घूस को लेकर संरक्षण देने का आरोप लगा और करप्शन केस में उन्हें 9 साल की सजा हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह 2 साल की और सजा बढ़ा दी है। वहां पर 2016 में सीनेट ने उस समय के सिटिंग प्रेसिडेंट डिल्मा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को छिपाया है और इस बात को लेकर उन पर महाभियोग भी लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्टिवली इसमें भूमिका निभाई। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे उन्होंने पर्सनल गेन तो किया नहीं था, फिर भी तख्ता पलट की जैसी स्थिति कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के इसकी वजह से। अभी जो प्रेसिडेंट है माइकल टीमर, उन पर भी करप्शन से जुड़ा एक आरोप लगा और वहाँ की कांग्रेस में उनके खिलाफ वोट हो गया, लेकिन वो बच गए। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ब्राज़ील की इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो गवर्नेंस के ढांचे के अंदर गड़बड़ी को रोकने के लिए पहल कर रही है, लेकिन इससे अनजाने में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है वहाँ पर और अर्थव्यवस्था जो है गड़बड़ाने लगी है। इस बीच लूला डिसिल्वा जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनकी पार्टी ने कहा है कि लूला को इस बार उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो नया रुख है उसकी वजह से उनके चुनाव लड़ने की संभावना काफ़ी कम हो गई है। लेकिन इसके बावजूद लूला के पक्ष में लाखों लाखों लोग जो हैं सामने आ गए हैं। लोग ही नहीं, मतलब ब्राज़ील के पॉलिटिकल और बिजनेस जो एलीट क्लास है वो भी उनके साथ खड़ा हो गया है। तो लेखक का कहना है कि अगर लूला चुनाव में खड़े हो पाते हैं तब तो वहाँ की पॉलिटिकल जो खालीपन हो गया है उसको भरा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होगी ब्राज़ील में। तो ये था 2 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल एंड न्यूज़ एनालिसिस। इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सपोर्ट मिल सके। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं। धन्यवाद।